गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। कैसे हैं बच्चे आप लोग? जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक फंडी ट्यूटर को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो और आप अपनी पढ़ाई के लिए हमेशा अप टू डेट रहें। बच्चों, अब तक हमने बहुत कुछ पढ़ा है। सबसे पहले हमने भाषा, लिपि, व्याकरण के बारे में समझा कि भाषा क्या होता है। भाषा क्या होता है आप लोग को याद हो तो कमेंट करके बताओ, और अगर आप लोगों ने मेरा भाषा, लिपि, व्याकरण वाला वीडियो न देखा हो तो आप लोग मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं बच्चों। तो भाषा क्या है? अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने का जो साधन है उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा आखिर किससे बनी है? भाषा बनी है कई वाक्यों से, और कई वाक्य किससे बने हैं? कई शब्दों से। और कई शब्द बच्चों, अगर आपको याद हो, मेरा इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो बच्चों कई शब्द किससे बने होते हैं? और वही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होता है बच्चों, क्या आपको याद है? कमेंट करके बताओ। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि जो कि शब्द का निर्माण करते हैं यानी कि वर्ण। ठीक है, इसके पहले का वीडियो हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था। तो अब हम लेकर के आए हैं शब्द विचार। तो शब्द क्या है? जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि वर्णों के शब्द किससे बनते हैं? शब्द वर्ण से बनते हैं। तो क्या हुआ? वर्णों का मिलाप शब्द बनाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि शब्द सार्थक होना चाहिए यानी कि मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी वो शब्द होगा। वरना कुछ भी हम कोई भी वर्ण कहीं पर भी फिक्स कर दे और कह दे वो शब्द है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं, क्या इसका कोई अर्थ है? हालांकि मैंने यहाँ पर 3 वर्ण लिए हैं, क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मीनिंगफुल होना चाहिए। वर्णों का जोड़, वर्णों का मेल जब मीनिंगफुल हो, वर्णों का ग्रुप जब मीनिंगफुल शब्द बनाए तभी वो शब्द होता है, वरना वो शब्द नहीं कहलाता है। आइए हम लोग आगे जानते हैं कि शब्द विचार क्या है। ये शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है। तो बच्चों, पहला खंड क्या था आपको याद है? जब मैंने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के 4 खंड हैं। तो शब्द दूसरा खंड है। तो पहला खंड क्या था? कमेंट करके बताओ बच्चों, पहला खंड क्या था? पहला खंड था वर्ण विचार, जिसका वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि फंडी ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लो, आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप अपनी पढ़ाई में अप टू डेट रहें। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो वेट किस बात का कर रहे हैं बच्चों? जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पर दूसरा खंड है शब्द विचार। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? पर शब्द की परिभाषा, ऑब्वियस सी बात है, शब्द की परिभाषा होगी। शब्द के भेद और उपभेद, शब्द के कितने भेद हैं, किस आधार पर शब्दों के भेद होते हैं और उनमें भी कितने उपभेद हैं। संधि, विच्छेद, रूपांतरण की चेंज करना, वो भी सीखेंगे हम लोग। शब्दों का निर्माण आदि से संबंधित नियमों की जो जानकारी है वो हमें शब्द विचार में मिलती है। ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास यहाँ पर देखिए कितने सारे शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनका कोई न कोई अर्थ ज़रूर होगा। ठीक है ना? गवार का भी अर्थ है, गड्ढा का भी अर्थ है, गोबर का भी अर्थ है, गोधूम का भी अर्थ है ना? इस तरह से हर वर्ड का, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। ठीक है, और अगर अर्थ न हो
तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। वो सिर्फ वर्णों का एक ग्रुप हो सकता है, लेकिन वो शब्द नहीं कहलाया जा सकता। आइए हम लोग शब्द की परिभाषा समझते हैं कि वर्ण या अक्षरों से बना इंडिपेंडेंट समूह। इंडिपेंडेंट यानी कि क्या, जो एक अपना एक आइडेंटिटी रखता हो, यानी कि अपना कोई अर्थ रखता हो, उसी समूह को, उसी ग्रुप को हम शब्द कहते हैं, है ना। तो वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो वर्ण और अक्षर एक ही चीज़ है, उसका एक स्वतंत्र ग्रुप, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसका एक मीनिंग होना चाहिए, उस समूह को, उस ग्रुप को हम शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की आदि। यानी कि हमारी भाषा शब्दों से भरी पड़ी है, शब्दों का एक भंडार है ना बच्चों। तो अब क्या है, देखो, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल इन शब्दों की रचना हुई है, ठीक है। तो शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। अगर आप ये बोलो कि ये शब्द है, नहीं, ये शब्द नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिख दिया जाए दो वर्ण, तो इसका एक अर्थ निकलता है ना। तो जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है और नया शब्द बनता है जिसका अर्थ होना ज़रूरी है, वो हमारा शब्द होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल है घर, जो कि दो वर्णों का मेल है जिसका अर्थ है मकान जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अब जैसे कल मैंने लिया है, कल मीन्स बीता हुआ कल या आने वाला कल, येस्टरडे और टुमारो, है ना। तो इसका कोई ना कोई अर्थ है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अर्थ नहीं है, अर्थ होना ज़रूरी है, ठीक है। निरर्थक अर्थों की, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस वर्ड्स की व्याकरण में यानी कि ग्रामर में कोई जगह नहीं है। तो कभी भी जो एक शब्द हो, यानी कि एक अक्षर हो या मीनिंगलेस हो, तो उसको हम शब्द नहीं कह सकते, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि शब्द किन रूपों में पाया जाता है, ठीक है। शब्द के दो रूप होते हैं। एक तो अपना बिना मिलावट का रूप होता है, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रतिपादिक कहा जाता है, ठीक है। कि इसमें ये संस्कृत के ही शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उसको एज इट इज़ ही हम यूज़ करते हैं। और दूसरा वो जो कि कुछ कारक हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से शब्दों में कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है, ठीक है ना। कैसे, अब हमने यहाँ पे कारक है, ठीक है, वह हम लोग हर एक चीज़ के बारे में आने वाले दिनों में ज़रूर पढ़ेंगे बच्चों। तो निराश ना होइएगा कि मैम हमको ये समझ में नहीं आ रहा, हम लोग बिल्कुल क्रम के अनुसार चलेंगे, ठीक है बच्चों। कुछ भी आपका मिस नहीं होगा। फनी ट्यूटर को इसीलिए सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो, ठीक है। आइए, तो मैं आपको कारक का समझा रही थी कि जब हमने वह के साथ में मैंने समझो कर्ता कारक जोड़ा, तो इसका रूप बदल गया उसने, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का क्या अर्थ है, पहला तो वो है जिसमें शब्द का कोई रूप नहीं बदलता, वो एज इट इज़ ही यूज़ होता है। लेकिन दूसरे वो उस तरह के शब्द होते हैं जो कि कारक, लिंग, वचन, पुरुष या काल के अनुसार उन शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर वह सर्वनाम है जिसका रूप बदल गया उस, ठीक है ना बच्चों। ये समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, और वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो जल्दी से लाइक कर लो। शब्दों की रचना, कि शब्द किस तरह से बनते हैं, ठीक है। शब्दों की रचना यानी कि उसका निर्माण कैसे होता है। बहुत साधारण सी बात है, शब्दों की रचना वर्णों से हुई है, ठीक है। और वर्णों की रचना किससे हुई है, ध्वनि से। ध्वनि यानी कि
साउंड। तो वर्णों की रचना किससे हुई है? ध्वनि से। और शब्दों की और वर्ण ने क्या बनाया? शब्द बनाए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि शब्द की रचना सबसे पहले तो साउंड से हुई है। दूसरा, उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो दो मतलब साउंड और मीनिंग कि उसका एक अर्थ होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं, वहाँ पर हमारी हुई शब्द की रचना। तो हमेशा दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तभी वहाँ पर जब अर्थ सहित शब्द बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट, सार्थक, मीनिंगफुल साउंड को शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या है आखिर हमारी भाषा है क्या? काफ़ी सारे साउंड्स का एक ग्रुप है ना। साउंड्स ही तो क्या बनाते हैं? लेटर्स बनाते हैं। और साउंड्स और लेटर्स का ही कॉम्बिनेशन यानी कि साउंड्स का ही कॉम्बिनेशन वर्ड शब्द बनाता है, वर्ड बनाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट, सार्थक यानी कि मीनिंगफुल साउंड को हम शब्द कहते हैं। बच्चों, ये समझ में आया कि शब्दों की रचना के लिए दो मेन कंपोनेंट कौन से हैं, कौन से दो एलिमेंट्स हैं जो कि शब्द रचना के लिए बहुत ज़रूरी हैं? कमेंट करके बताओ बच्चों। अब जैसे यहाँ पर एक शब्द है मैं, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैम आपने कहा था कि एक लेटर तो नहीं होगा। बिल्कुल मैंने कहा था एक लेटर नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि म के साथ में हमने ए जोड़ा है और यहाँ पर हमने अन जोड़ा है। तो इस तरह से हमारे पास तीन वर्ण जुड़े हैं। ठीक है ना, याद रखो कि वर्ण से ही शब्द बनता है। तो यहाँ पर तीन वर्णों का यूज़ हुआ है। आपको इसको समझने के लिए वर्ण विचार वाला वीडियो देखना चाहिए, जो ठीक इसके पहले वाला वीडियो हमने बनाया था। आपको वो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपका इसको लेके जो कंफ्यूजन अगर है तो वो दूर हो जाए। ठीक है, अब अगला शब्द है धीरे। तो इसमें कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं, है ना। परंतु ये भी कई तरह के वर्णों से बना है। लड़की तो क्या है? इस प्रकार ध्वन्यात्मक यानी कि जो कि आवाज़ आ रही है। ठीक है ना। वर्णात्मक यानी कि जहाँ पर वर्णों का यूज़ हो रहा है उसे कहते हैं हम शब्द। ठीक है, लेकिन व्याकरण में हम ध्वनि की बात नहीं करते, यहाँ पर हम वर्णों की बात करते हैं व्याकरण में। ठीक है, तो वर्णों के शब्दों वर्णात्मक जो शब्द होते हैं उनका महत्व तभी है जब वो मीनिंगफुल हो, जिनका मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो, एक डेफिनेट उसका मीनिंग होना ही चाहिए। ठीक है ना। तो व्याकरण में जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि व्याकरण में, ग्रामर में जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई प्लेस ही नहीं है। ठीक है ना, उसको हम लोग बिल्कुल व्याकरण में कोई जगह नहीं देते। कुछ शब्द आपको हम लोग बताएंगे जो कि हम लोग शब्दों के साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन वो तभी उसका अर्थ सार्थक होता है जब वो किसी सार्थक शब्द के साथ में, मीनिंगफुल शब्द के साथ में यूज़ होता है। ठीक है ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। आपको इतना तो पता चल गया कि शब्द क्या है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द है। ठीक है, तो पद क्या है? अब पद शब्द ही है। पद एक तरह से शब्द ही है, लेकिन जब एक वाक्य में व्याकरण के नियमों में बंध जाता है,
जब शब्द वाक्य में व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वही शब्द पद कहलाता है। ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखिए, मैं अपना नाम लिखती हूँ सुनीता, तो ये एक नाम है। ठीक है ना, ये एक नाम है। और जब मैंने इस शब्द को मैंने वाक्य में लिखा, मेरा नाम सुनीता है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो शब्द मैंने व्याकरण के नियम के अनुसार मैंने एक वाक्य बना लिया। ठीक है ना, मैंने ऐसे तो नहीं बोला सुनीता है नाम मेरा, नहीं, एक बिल्कुल लय में हमने एक वाक्य बना लिया। अब यहाँ पर यही एक शब्द पद बन गया। अब अगर इसका मुझे पूछा जाए कि ये पद का क्या परिचय है, तो इसे हम बोलेंगे ये संज्ञा है। बच्चों, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से और पढ़ेंगे आने वाले कुछ दिनों में। इसीलिए कह रही हूँ फंडी ट्यूटर को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आप अपनी पढ़ाई में कहीं भी पीछे ना छूटें और अपनी पढ़ाई में अप टू डेट रहें। तो यहाँ पर देखिए कि शब्द कैसे बनता है। शब्द बनता है न, आ, न, ई, नानी, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले वर्ण विच्छेद करके बताया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर है। मैंने आपको मैं का वर्ण विच्छेद बताया था, है ना। तो यहाँ पर है नानी का वर्ण विच्छेद। अब यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए, यानी कि उसको हमने वाक्य में यूज़ कर लिया, लेकिन वाक्य कैसा, जो कि नियम में हो। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मेरा पेंसिल सुनीता है, तो क्या इस वाक्य का कोई अर्थ हुआ? नहीं हुआ। तो वाक्य भी मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना, कि वाक्य में हम कहना क्या चाहते हैं वो पूरा क्लियर होना चाहिए। ये हुई पहली चीज़। ठीक है। अब जब इसी को ही हमने वाक्य में यूज़ किया, तो वही जो नाम है वो एक पद कहलाएगा। ठीक है ना। तो आइए शब्द विचार का क्लासिफिकेशन समझते हैं, यानी कि किन आधार पर शब्दों को बांटा गया है। ठीक है, ऑन व्हाट बेसिस वर्ड का क्लासिफिकेशन हुआ है, किन बेस पे। ठीक है, आइए जानते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर यानी कि शब्द का क्या अर्थ है। तो अभी हम लोग इसके बारे में बहुत विस्तार से, सबके बारे में, जितने भी हमारे पास 4 तरह के क्लासिफिकेशन बताए हुए हैं, सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो फंडी ट्यूटर को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर लो, अपने मित्रों से शेयर करो, सबका भला होना चाहिए ना। फिर दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर, कि शब्द की रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं। फिर यूज़ के आधार पर, कि शब्द को किन प्रकार से हम यूज़ करते हैं, उस बेस पर शब्द के कितने रूप होते हैं। फिर उत्पत्ति, कि उसकी ओरिजिन, किसी भी शब्द का ओरिजिन किस बेस पे है, मतलब ये कि ओरिजिन बेस पर शब्द का क्लासिफिकेशन जो हुआ है। हम चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक बच्चों जो भी आपको पढ़ाया गया, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, कमेंट करके बताइए कि शब्द और पद में क्या अंतर है। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। तो शब्द सार्थक होता है जब वो अलग होता है, और जब वाक्य में वही शब्द यूज़ होता है एक मीनिंगफुल वाक्य में, तो वो पद कहलाता है। वेरी गुड। अब हमारे पास अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो यहाँ पर है सार्थक शब्द सार्थक यानी कि मीनिंगफुल, और दूसरा होगा निरर्थक। ठीक है, जिसमें उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये बहुत आसान है, जिसका अब तक हमने बहुत डिटेल में समझा है कि सार्थक शब्द क्या होता है। वो शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो,
सार्थक शब्द कहलाता है। फिर दूसरा है निरर्थक शब्द, निरर्थक, मीनिंगलेस। तो अब आप बोलेंगे मैम आपने तो कहा था कि कि व्याकरण में मीनिंगलेस शब्दों की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था निरर्थक शब्द भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जब तक हम निरर्थक शब्द को सार्थक शब्द के साथ में न जोड़ें तब तक उसको हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो या जो अर्थहीन हो, जिसका कोई मीनिंग ना निकलता हो और जो कि मीनिंगलेस है, उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब आइए देखते हैं हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। देना वेना, है ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं जो देना वेना था दे दिया, तो देना का मीनिंग है लेकिन वेना का मीनिंग नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने इसको एक सार्थक शब्द के या साथ में यूज़ किया है तो इसलिए हमने इसको ग्रामर में रख लिया है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, सारे शब्द को हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं, जैसे हम लोग राइमिंग वर्ड्स बचपन में पढ़ते थे ना, तो ये राइमिंग होगा, राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, मुक्का वुक्का, अब ये तो मुझे शायद जो है वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कभी भी इसमें हमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए मुक्का वुक्का, है ना। अब खाना वाना, खाना का तो मीनिंग है लेकिन वाना का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे ही चाय वाय, चाय वाय, नाश्ता वाश्ता, है ना, हक्का बक्का, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निरर्थक होते हैं, लेकिन ये सार्थक शब्द के साथ में यूज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब मेरा एक प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं, कमेंट करके बताओ और वीडियो को जल्दी से लाइक करो। आपके पास 5 सेकंड है उत्तर देने के लिए। 5 4 3 2 1। हाँ, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम लोग आते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तो रचना शब्द किस तरह से बने, इस बेस पर हम यहाँ पर शब्दों के भेद समझेंगे। आपको यहाँ पर इससे समझना चाहिए, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका पर्टिकुलर एक मीनिंग होता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनमें हम कोई और शब्द नहीं जोड़ सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बिना किसी दूसरे शब्द, चाहे मीनिंगलेस शब्द ही क्यों ना हो, उसके साथ ये नहीं जोड़े जाते। यौगिक, यौगिक यानी कि योग, योग मीन्स प्लस। ठीक है, जब हम लोग मैथ्स यूज़ करते हैं ना तो उसमें प्लस को योग भी बोलते हैं। ठीक है, कि अपने इन सम को योग करो तो इसको एडिशन करो। ठीक है, तो योग मीन्स जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर एक शब्द के साथ में या तो हमने उपसर्ग यूज़ किया, या तो हमने उपसर्ग यूज़ किया या फिर हमने प्रत्यय यूज़ किया, तो वो हो गए यौगिक शब्द। अब योग रूढ़ शब्द, ये भी हमारे मिश्रित शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ कुछ और होगा। ठीक है ना, अभी हम इसके बारे में भी थोड़ा सा और जानेंगे एक एक करके। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। कमेंट करके बताओ। जो आपने अब तक वीडियो को लाइक ना किया हो जल्दी से लाइक करो बच्चों। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ शब्द तो ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ठीक है, जिसके और टुकड़े न हो सकें, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, जैसे जल, कल, जप, छत। और मैंने कल बताया था कमल। ऐसे 3 लेटर वर्ड्स भी ऐसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
तो जिनको हम लोग और टुकड़े नहीं कर सकते, और अगर हमने और टुकड़े कर दिए, बाई चांस हमने टुकड़े कर दिए, तो उसका अर्थ बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ये समझ में आया बच्चों? कमेंट करके बताओ, बोलो यस नो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं बच्चों। अब आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पर दो शब्दों का मेल हो वहाँ पर यौगिक है, ठीक है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं, यौगिक शब्द में कभी हम दो सार्थक शब्दों का यूज़ करते हैं, और कहीं कहीं पर हम उपसर्ग यानी कि शब्द के पहले उपसर्ग, हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़ करके, दोनों में से कोई एक जोड़ करके हम लोग इस शब्द का निर्माण करते हैं, और इनका भी दोनों खंडों का अर्थ होना चाहिए, जैसे कि स्वदेश, स्व प्लस देश, ठीक है। स्व यानी कि अपना, देश माने कंट्री। देवालय, देव प्लस आलय, देव यानी कि गॉड, देवता लोग, आलय मीन्स उनका घर। कुपुत्र, कु यानी कि बुरा, पुत्र मीन्स बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे यौगिक। अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़ के बारे में, जहाँ पर दो शब्दों के योग से बने हो, ठीक है, लेकिन किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, यानी कि कुछ अलग ही मीनिंग बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं जो कि बहुव्रीहि समास हो। अब आप बोलेंगे मैम समास क्या होता है? बच्चों, हम लोग समास के बारे में भी आने वाले दिनों में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो समास क्या होता है ये हम लोग बाद में समझेंगे, क्योंकि समास भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हम लोग अपनी लिटरेचर में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, यौगिक शब्द, योग रूढ़ कैसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है, लेकिन उनका अर्थ कुछ और हो जाता है। जैसे कि दशानन, 10 मुख वाला, दश मीन्स 10, आनंद माने मुख, तो 10 मुख वाला, 10 मुख वाला क्या है ना। तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम नहीं बताएंगे। दशानन मीन्स रावण। ऐसे ही पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, है ना, पंकज। तो जो वो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या? कमल, अर्थात कमल, है ना। तो इसका जो डिफरेंट मीनिंग निकल के आ रहा है, वो जो शब्द होते हैं उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दूंगी, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक न किया हो तो जल्दी से लाइक करो बच्चों। फंडी ट्यूटर को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो, आप अपनी पढ़ाई में पीछे ना रहें, ठीक है बच्चों। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझनी है, विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी, अब यहाँ पर हमें विकार को समझना है कि विकार क्या है। विकार का अर्थ आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइए बच्चों। तो विकार यानी कि किसी में कोई बुराई हो। अब यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई शब्द अच्छा है या बुरा है, नहीं। विकार का मतलब किसी में कोई, किसी शब्द में कोई परिवर्तन आ जाए, चेंज आ जाए, तो उसे ही हम विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में किसी भी रीज़न से अगर बदलाव आ जाए, चेंज आ जाए, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। उसी परिवर्तन को हम विकार कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं किन बेस पर शब्दों में परिवर्तन आता है। लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन आता है, ठीक है। तो कैसे परिवर्तन आता है आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कैसे, सपोज़ हमने लिखा लड़का, अब अगर हमने इसका लिंग चेंज किया तो ये बन गया लड़की,
लड़का का लड़की हो गया। इसका मतलब यहाँ पर इसके शब्द में बदलाव हो गया। एक मात्रा का बदलाव भी शब्द में बदलाव ले आता है। तो लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होता है। अब यही हम इसको वचन के अनुसार बदलते हैं, तो लड़का हो गया लड़के। अब यहाँ पर कारक, बच्चों हम लोग कारक के बारे में भी आने वाले दिनों में समझेंगे कि कारक होते क्या हैं, ठीक है ना। तो कारक के अनुसार अब यही हमने बहुवचन लिया लड़के। अब अगर मुझे ये बताना है कि बॉयज़ हैव ईटन द फूड, है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, लड़कों ने खाना खा लिया। तो मैंने लिखा लड़कों, तो देखा आपने एक शब्द कई तरह से परिवर्तित हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लड़का शब्द विकारी है, ठीक है। तो कौन कौन से शब्द विकारी होते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द। क्रिया भी अपना रूप बदलती है कि नहीं बदलती है, बदलती है ना। कैसे, पढ़ाया पढ़ाई पढ़ाए, खाया खाई खाए। चलो खाने से ही हम लोग वाक्य बनाते हैं। मैंने आज अनार खाया, मैंने कल जलेबी खाई, कल हमने अंगूर खाए। और देखा ऐसे ही जैसे काल बदलेगा तो काल के अनुसार भी हमारा क्रिया में परिवर्तन आएगा, ठीक है ना। तो विकारी शब्द कितने हैं, 4। प्रयोग के आधार पर हमारे पास 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपसे फिर से यही चीज़ पूछूंगी और आप मुझे आंसर ज़रूर कीजिएगा बच्चों। मैं जानती हूँ आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। तो अब आगे हम लोग देखते हैं अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कुछ भी रीज़न हो, लिंग, वचन, कारक, काल, किसी भी बेस पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। अब इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तो हमें बहुत ही, क्योंकि हमारे पास शब्द को हमको पता होना चाहिए कि कितने तरह के शब्द हैं। हर एक चीज़ के बारे में हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे आप ये कहिए कि हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारी के सारी चीज़ें हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कौन सा विकारी है और कौन सा अविकारी है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, विशेषण क्रिया यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए। संबंध बोधक जहाँ पर 2 वाक्यों में संबंध हो। समुच्चय बोधक जहाँ पर हम लोग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में? आप लोग मुझे ये बताइए कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उनके नाम भी बताओ। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड बच्चों, प्रयोग के आधार पर हमारे पास शब्द 2 हैं। और कौन कौन से हैं बच्चों, नाम बताओ मुझे जल्दी से। आपके पास 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। तो हमारे पास 2 हैं, उनका नाम है, बताइए बच्चों। विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति यानी कि वो उनका ओरिजिन कहाँ से है, ठीक है ना। अब उत्पत्ति आप ये कह सकते हैं जो कि बहुत पुराने हों, या जो लैंग्वेज प्रोसेस यानी कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ है, भाषा का जो विकास हुआ है, उस प्रोसेस में उन शब्दों, कुछ शब्द जो है बदल गए,
ठीक है। और कुछ शब्द क्या हैं जो कि हमारे कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं, कुछ शब्द दूसरी कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं। इनके नाम है बच्चों तत्सम शब्द, जो कि संस्कृत के एज इट इज़ शब्द हम हिंदी में यूज़ करते हैं। तद्भव शब्द, कुछ शब्दों का रूप, यानी कि जो शुद्ध हिंदी थी, जो शुद्ध संस्कृत के शब्द थे, उनका रूप बदल के आज के ज़माने के हिंदी शब्द बन गए, थोड़ा सा उनमें परिवर्तन आ गया। देशज शब्द, यहाँ पर देश आया है, मतलब कुछ शब्द जो हमारी कंट्री में या हमारे पर्टिकुलर प्लेस में बोले जाते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी यानी कि फॉरेन, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम हिंदी में एज इट इज़ यूज़ करते हैं, जो कि फॉरेन के हैं, जो दूसरी लैंग्वेज के हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी एक एक कुछ समझते हैं। तो तत्सम शब्द क्या है? तत् और सम, उसके समान, यानी कि संस्कृत भाषा के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में ही पैदा हुए और उन्हें हम हिंदी भाषा में एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हमारे पास इतने सारे वर्ड हैं, पुष्प, पुष्प, पृथ्वी, कार्य, कवि, विद्या, फल, पुस्तक, क्षेत्र, मृत्यु, माता, नदी, अग्नि, प्रातः, स्वतः, प्रायः, इस तरह के शब्द भी है ना। तो ये हमारे तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम यानी कि उसके समान, मीन्स संस्कृत के समान, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा है तद्भव शब्द। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न होते हैं, लेकिन भाषा के जो विकास होता है वो समय के साथ उसमें बदलाव आ गया, ठीक है ना। उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दुग्ध बन गया दूध, अग्नि बन गया आग, कार्य शब्द बन गया काम, कर्पूर बन गया कपूर, हस्त बन गया हाथ। ऐसे ही कई अनगिनत और भी शब्द हैं जो कि तत्सम शब्द थे, जो कि संस्कृत के शब्द थे और उनका रूप परिवर्तित हो गया और उनको अब हम लोग तद्भव में रखते हैं, ठीक है। फिर है तीसरा देशज शब्द। मैंने आपको बताया ये जो हमारे देश में बोले जाते हैं या हमारे देश के पर्टिकुलर कुछ प्लेसेस में बोले जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है देशज शब्द। ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए। इसका मतलब ये है विभिन्न स्थानीय बोलियाँ। अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने वर्ण भाषा लिपि व्याकरण पढ़ा था तो उसमें मैंने बोली भी बताया था, है ना, कि हर पर्टिकुलर प्लेस में अलग तरह की बोली होती है, ठीक है। तो एक क्षेत्र यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस की बोलियों में से कुछ शब्द हम लोग हिंदी में एज इट इज़ यूज़ करते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पेट, थैला, चमचम, डिबिया, इडली, गुलाब जामुन, ओहो हो, अब तो भूख लगाई ना, लोटा, डोसा, लड्डू, पगड़ी, समोसा, खटखटाना, खिचड़ी। लो, इतना सब खा के अगर पेट खराब हो जाए तो खिचड़ी खा लेना। मैं तो मजाक कर रही हूँ बच्चों। तो देखा आपने, यहाँ पर कुछ कितने बेसिक से शब्द हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था कि ये किस तरह के शब्द होंगे। हम तो इनको जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो देशज शब्द हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो सभी उदाहरण हैं भारत के अलग अलग जगह में बोली जाने वाली भाषा यानी कि बोलियों के इन्फ्लुएंस के कारण ये हम लोग अब डेली यूज़ में यूज़ करते हैं हिंदी में, ठीक है। अब चौथा है विदेशी शब्द, ठीक है ना। विदेशी जो कि दूसरी भाषाओं के शब्द हैं जिन्हें हम एज इट इज़ हिंदी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ, यानी कि जितना हम लोग इंटरनेशनल लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं,
देखो हम लोग पर्टिकुलरली नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे ही देश के लोगों का जब उन लोगों से मिलना जुलना होता है, वो लोग वहाँ की भाषा को इंडिया में यूज़ करते हैं और फिर धीरे 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 करके इतने यूज़ टू हो जाते हैं, फिर हम भी वही भाषा बोलने लगते हैं उनके साथ बातचीत करते करते। तो कहने का मतलब ये है कि विदेशी भाषा के कुछ शब्द को हम एज़ इट इज़ हिंदी में भी यूज़ करते हैं। तो विदेशी भाषा, कोई भी विदेशी भाषा हो सकती है, जैसे उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच भाषा, है ना। तो विदेशी शब्दों के कुछ उदाहरण समझते हैं, जैसे इंग्लिश में देखते हैं कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, सिगरेट, साइकिल, स्पीकर, है ना। इस तरह से पेन, नोटबुक, इतने सारे शब्द हमारे पास इंग्लिश के और इतनी जनरल लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोगों को पता भी नहीं, हम लोग शायद कभी नोटिस भी नहीं करते हैं कि ये तो विदेशी शब्द हैं, है ना। और अब आज के टाइम पर अगर हम लोग शुद्ध तत्सम शब्द बोलेंगे तो लोग तो हमारा मजाक बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी है, नहीं, हमें जनरल लैंग्वेज ही बोलनी है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो शब्द यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज के हैं, है ना। फ़ारसी, अनार, चश्मा, ज़मींदार, दुकान, दरबार, नमक, आदमी, चुगलखोर। फ़ारसी से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, आप लोग मुझे बताइए फ़ारसी किस भाषा की लिपि है। जिन्होंने मेरा भाषा लिपि व्याकरण वाला वीडियो न देखा हो तो वो देखें ज़रूर, उनको पता चलेगा कि फ़ारसी किस भाषा की लिपि है। और आप लोगों को लिपि तो पता ही होगा, जिन्होंने मेरा वो वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि लिपि क्या है। और अगर याद ना हो तो आपको वो वीडियो वापस से देखना चाहिए बच्चों। फ़ारसी उर्दू भाषा की लिपि है, ठीक है। तो फ़ारसी उर्दू की भी लिपि है और फ़ारसी भाषा की भी लिपि है। आइए हम लोग अरबी भाषा देखते हैं। औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कैदी, मालिक, गरीब, ये सारे अरबी शब्द हैं, यानी कि अरबिक वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर तुर्की शब्द कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर। अब सोचो, अब इन सब के बगैर हमारी हिंदी भाषा हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि इनको अगर हम कैंची अगर तुर्की भाषा में है तो हिंदी में क्या बोलते होंगे हम इसे। कितना कितना हम लोग जो है दूसरी भाषाओं का यूज़ करते हैं, और यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी अपने मतलब कितनी आश्चर्य की बात है ना ये कि हम लोग दूसरी भाषाओं का कितनी आसानी से यूज़ करते हैं। अब देखो चश्मा, जैसे कि सुनीता मैम बार बार चश्मा ऐसे करती रहती हैं, अगर हम चश्मा नहीं बोलते होते तो क्या बोलते होते, ऐनक बोलते होते ना। अब आज के टाइम पे अगर ऐनक बोलेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन चश्मा बोलते तो नहीं हंसते हैं, जबकि चश्मा तो फारसी भाषा से आया है ना। आइए अब अगला हम लोग देखते हैं, कुछ यहाँ पर MCQs हैं, हमको आपको कुछ शब्दों के अर्थ बताने हैं। कुछ आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ये संज्ञा कहाँ से आ गया? तो बच्चों यहाँ पर हमारा आज का शब्द विचार का टॉपिक होता है ख़त्म, और हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला टॉपिक मैं कौन सा लेकर के आऊँ। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको जो भी आज पढ़ाया गया होगा आपको सब समझ में आया होगा।
ठीक है बच्चों, तो अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।